अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुरेंद्र शौरी जी। माननीय सभापति महोदय, नियम 102 के अंतर्गत जो ये सरकारी संकल्प इस माननीय सदन में हमारे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लाया गया है और पिछले 3 दिनों से इसमें चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जो आरजेडी पर ये सरकारी संकल्प लाया है, यह संकल्प मात्र प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए कि केंद्र पैसे नहीं दे रहा है, ताकि एक इस तरह का नैरेटिव प्रदेश के अंदर सेट हो जाए, जबकि हकीकत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब अभी जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें आई है, इससे पहले वर्ष 2021 से 26 तक 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी, उसमें जो आरजेडी के लिए राजस्व घाटा अनुदान सुझाया गया था वो 2,94,514 करोड़ रुपए सुझाया था। और पूरे देश के लिए, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। और यानी कि पूरे देश के अंदर हर साल उसमें 60,000 करोड़ राजस्व अनुदान घाटा सरकार द्वारा देश भर में जो राज्य हैं उनको दिया जा रहा था। और इस बार जो आरजेडी 17 राज्यों के लिए एक साथ बंद की, जो एक नीतिगत फैसला लिया गया था, जिसकी बात यहां पर हमारे साथियों ने की, लेकिन जो आरजेडी बंद की उसके बदले में इस बार केंद्र का जो बजट है, जो सेंट्रल की स्पॉन्सर स्कीमें हैं जिसमें प्रदेश को पैसा मिलना है, जो बजट 4,20,000 करोड़ का था, उसको 1,30,000 करोड़ बढ़ा करके 5,49,000 करोड़ किया गया। यानी कि उस बजट के अंदर इतनी वृद्धि की गई। अब मैं इस माननीय सदन के बीच समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि जो केंद्र की स्पॉन्सर 191 स्कीमें हैं, 191 स्कीमें केंद्र की है, जिसकी सूची मेरे पास है। यानी कि यह केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर स्कीमें हैं जिसमें प्रदेश को यह पैसा मिलना है। यानी कि केंद्र का बजट इतना ज्यादा बढ़ गया। अब इसमें हमें क्या करना है? आरजेडी मतलब आप चाहते हैं कि भाई सीधा पैसा हमारे स्टेट के अकाउंट में आए और उसको हम यहां पर सब्सिडी के रूप में बांटें। पैसा उससे ज्यादा आएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको इन 191 स्कीमों की योजनाएं बनानी पड़ेगी, डीपीआर बनानी पड़ेगी, और इन 191 प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश को समृद्ध करने के लिए, प्रदेश की योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए इन 191 योजनाएं जो सूची मेरे पास है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं, इसके लिए केंद्र में से ज्यादा बजट आएगा और मुझे लगता है कि इसकी भरपाई होगी। मैं अभी देख रहा था कि जो अंक अभी 2025-26 का आरजेडी 3200 करोड़ रुपए आया है और हमें पता है कि ये टेपरिंग में आएगा, टेपर डाउन होते हुए आएगा। अगर ये इसको जारी भी रखते तो कितना आता? 3200 की जगह 2800 आता, 3000 आता, फिर 2600 आता, फिर 2000 आता। ये शोर प्रदेश के अंदर क्यों मचाया जा रहा है कि 45,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। इसलिए
वास्तविकता इस प्रदेश की जनता के सामने लाई जाए कि जब आरडीसी घटते क्रम में आ रहा था तो कुल कितना पैसा बनता था, और उसके बदले में केंद्र सरकार की यह सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें में कितना बजट की वृद्धि हुई है। ये तो सरकार को, प्रदेश सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ के अधिकारियों को मेहनत करनी पड़ेगी, डीपीआर बनानी पड़ेगी और पैसा लाना पड़ेगा। और मैं माननीय सभापति महोदय, इस विषय में अंदर एक और बात यहां पर कही जा रही है कि केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश को सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी कि पूरे प्रदेश में अंदर सरकार के द्वारा, कांग्रेस के सरकार के द्वारा, इनके साथियों के द्वारा ऐसा माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मैं अभी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश को 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्कीम के अंदर 10% शेयर ही देना पड़ेगा, जबकि देश के अंदर बहुत सारे राज्यों को 40% देना पड़ता है। और सूची बहुत लंबी है। एम्स बिलासपुर के लिए 3000 प्लस करोड़ दिए गए, अटल टनल के लिए 3200 करोड़ दिए गए। पिछले 3 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश के लिए 6000 करोड़ रुपए की सहायता एनडीआरएफ, एनडीएफएम, एसडीआरएफ, एसडीएमएफ के तहत दिए गए। 2023 की आपदा के दौरान 2006 करोड़ दिए गए। और आवास योजना के तहत 93,000, पिछले साल 18,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान दिए गए। पीएमजीएसवाई के लगातार 4 चरण हो गए। 4 चरणों के अंदर 2800 से अधिक करोड़ की स्कीमें पहले दी। यानी कि लगातार केंद्र की प्रायोजित स्कीमों के अंदर प्रदेश को कितना पैसा दिया गया। और इस वर्ष के लिए पीएमजीएसवाई के लिए 3100 करोड़ की स्कीमें, यानी कि जिन स्कीमों का जिक्र यहां पर किया जा चुका है। और इस तरह की सूची, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात हो, रेल बजट कांग्रेस सरकार के मुकाबले 27 गुना ज्यादा है। और इस तरह से आईआईटी ऊना केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 1300 करोड़ स्वीकृत करना, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना के लिए 450 करोड़ स्वीकृत करना, धर्मशाला शिमला 4 लेन के लिए 1000 करोड़ की स्वीकृति करना। यानी कि बहुत लंबी सूची। अभी शौचालय की बात हो रही थी, हिमाचल के लिए 2 लाख शौचालय दिए गए। यानी कि हिमाचल के लिए 10 लाख घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल देने का काम जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। हिमाचल के लिए 4,63,000 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। यानी कि प्रदेश के अंदर आयुष्मान के 11.5 लाख लाभार्थी हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा एनएचएम पर के बजट पर निर्भर है, वो भी। यानी कि इस तरह से सेंटर से कितने स्पॉन्सर स्कीमों के तहत पैसा आ रहा है, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हम 2047 के अंदर विकसित भारत की संकल्पना हम करते हैं कि जब आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे तो ये भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। और ये सपना ही नहीं देखा, इसको हकीकत में बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार मेहनत की। और 2014 से पहले जब एयरपोर्ट 74 थे तो आज 150 से ज्यादा है, 2 गुना हो गए। मेडिकल कॉलेज 384 2014 से पहले थे, आज 705 से ज्यादा है। यानी कि मेडिकल सीटें 51,000 थी तो आज 1 लाख से ज्यादा है। यानी कि ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं कि नेशनल हाईवे से लेकर के खाद्यान्न उत्पादन से लेकर किसान, यानी कि मैं एक सूची पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सपना देखा है 2047 में विकसित भारत बनाना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी क्या देखा कि हम 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2032 में सबसे अमीर राज्य की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा 2047 में हमारा विकसित राष्ट्र होगा। और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर कैसे 2047 में हमारा राष्ट्र दुनिया का सबसे राष्ट्र बन सकता है, उस नाते मेहनत कर एक्सपर्ट की टीम खड़ी की और लगातार इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा
कि 2027 के अंदर आत्मनिर्भर बनने, उसके लिए क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा इस माननीय सदन से कि जब नई नई सरकार बनी थी 3 साल पहले, तब 3.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा, हकीकत पता चली कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। और जब ऐसा मालूम पड़ा तो उसी दिन क्यों नहीं स्टेट के अंदर ऐसी ऐसी कमेटियों का गठन होना चाहिए था, जिसमें चाहे हमारे एचपी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हो, एक्सपर्ट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, एमएलए हो, विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट हो, कि देश प्रदेश का रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करेंगे, हमारे पास कितनी संभावना है, कहां का पोटेंशियल है। हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि 1 साल के अंदर हम अपना रेवेन्यू 10,000 करोड़ पार करेंगे। उसके लिए हकीकत में काम करना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं, उस तरह का काम करना पड़ेगा। और रोजगार सृजन, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, उस नाते मेहनत करें। सभापति महोदय, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण देता हूं। मेरी बंजार विधानसभा के अंदर टूरिज्म के अंदर कितना पोटेंशियल है, सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। मेरी विधानसभा के अंदर जब पूरा देश आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आयुर्वेद का हब, आयुर्वेद के जो आयुष उत्पाद होते हैं उसका एक हब हिमाचल प्रदेश बन सकता है। इतना अपार संभावना है, हमारी जंगलों के अंदर जड़ी बूटियां छुपी है। उस नाते क्यों नहीं प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर 7-8 हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? उस कारण हमारी कितनी संभावना है, सोलर एनर्जी में कितना स्कोप है। यानी कि हमें इस तरह की एक्सपर्ट की टीम बना करके मेहनत करनी पड़ेगी। वास्तव में सिर्फ आरजीडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि हमें सस्ता काम से आरजीडी आएगी। आत्मनिर्भर बना होता तो वास्तविकता, सच्चाई के अंदर, धरातल के अंदर काम करना पड़ेगा। आज हालात क्या है? आज सिर्फ सपने देखे जा रहे हैं, हकीकत में काम नहीं हो रहा है। प्लीज बाइंड अप। सभापति महोदय, इस सरकार ने तो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गरीब जनता पर सिर्फ बोझ डाला। टैक्स बढ़ाए गए, स्टैंप ड्यूटियां बढ़ाई गई, हॉस्पिटल पर्ची के पैसे, किराया बढ़ाया गया, बिजली के बिल बढ़ाए गए, न जाने कितने टैक्स लगा करके सिर्फ गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़े, वो ये काम किया है। वास्तव में क्या रेवेन्यू जनरेट कैसे होना चाहिए, उस नाते कोई धरातल पे कोई प्रयास नहीं हुआ है। इसलिए आज जरूरत है। अगर आज लगता है कि हमको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, तो धरातल में काम करने की जरूरत है, पोटेंशियल खोजने की जरूरत है कि कहां का पोटेंशियल छिपा है। इसलिए वित्तीय अनुशासन लाने की आवश्यकता है, फजूल खर्ची रोकने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र मेरे सभी साथियों ने यहां पर किया। मैं उस पर दोहराना नहीं चाहूंगा उन बातों को कि भाई ये क्या क्या इस सरकार ने किया, किस तरह से वित्तीय अनियमितता इस सरकार के दौरान बढ़ी है, उन बातों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सभापति महोदय, इतना कहना चाहूंगा कि हमें विभिन्न विभागों के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। मैंने कहा कि वित्तीय अनुशासन लाने की बहुत गंभीर आवश्यकता आज है। छोटे छोटे उदाहरण, हमको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर अधिकारी की लायबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम व्यय हो और पैसे की बचत होनी चाहिए। हम देखते हैं, जब से हम विधायक बने, हम देखते हैं कि किस तरह से विभागों के अंदर वित्तीय अनियमितता होती है। अगर हमारे कहीं डिपार्टमेंट में के अंदर, ऑफिसों के अंदर किस तरह से गाड़ियां दौड़ती है, अपना उदाहरण मैं कुल्लू का दूं तो एसपी और डीसी ऑफिस में एनएचपी की 2-2 गाड़ियां हैं, उसके बावजूद भी डीसी अपनी गाड़ी लेकर के घूमता है। और वो दूसरी गाड़ियां हैं, वो किसके लिए हैं? रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, उसमें वही घूमते रहते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट है उसके बाहर हम देखते हैं कि भाई सारी जो हमारी 15 साल 20 साल जो गाड़ी को चले हुए वो खड़ी रहती है। जिस समय वो उनका तुरंत बोली करके उसको वो बिक जानी चाहिए, उस वक्त नहीं बिकती है, लगभग 10-10, 15-20 खड़ी रहती है।
इसलिए तुरंत वो होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसका मैं थोड़ी छोटी सी बात कर रहा हूं। बात छोटी है लेकिन गंभीर है, और हर विभाग इस पर करेंगे। प्लीज बाइंड अप। जब कार्रवाई नहीं होती है दुख होता है, सभापति महोदय, दुख होता है। जब 15 करोड़ के टेंडर फ्रॉड लगते हैं विभागों के अंदर, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। साल ब्याज के टेंडर के नाम पर हरे पेड़ काटे जाते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि कुछ ना कुछ प्रदेश को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। जब किसी अधिकारी को टांगा जाएगा तब सारे लाइन हाजिर हो जाएंगे। यानी कि सख्त कदम उठाने की आज प्रदेश को जरूरत है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। ये प्रदेश हमारा भी है, हमें भी इस प्रदेश का दुख है कि हमारा प्रदेश क्यों डूब रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, सिर्फ आरजीडी पर निर्भर नहीं हो जाइए, आत्मनिर्भर बनिए। नई स्कीमों के अंदर सेंटर से पैसा लाइए, हम उसमें सहयोग करेंगे। 17 राज्यों में 16 राज्य तो नहीं चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारी आरजीडी बहाल करो। नीतिगत फैसला है, 2020 में यह होना था, कोरोना आया, फिर आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। लेकिन आज एक न एक बंद होना था, यह सबको मालूम था, सबके जहन में था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 3 सालों से अंदर कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। आज तो पूरा विकास ठप है, विकास तो हो नहीं रहा है। अभी तो आरजीडी का इम्पैक्ट इसके बाद होगा, 1 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। हमारी विधानसभा में काम तो पहले से ही बंद पड़ा हुआ है। 3 सालों से कोई काम नहीं हो रहा। जो काम जहां चले थे वहीं रुके पड़े हुए हैं। सड़कें सारी बंद पड़ी हुई है, आईपीएच की योजना सारी ध्वस्त है। यानी कि बुरे हाल पूरे क्षेत्र के पड़े हुए हैं, पहले से ही पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आरजी का इम्पैक्ट उसके बाद आएगा। अब भगवान भरोसे हैं कि क्या हालात आगे आने में होंगे। लेकिन हमें तो ये जो आरजीडी है, जो ये रोक जिस तरह से क्या गया, हमारे तो शुरू से जैसे सरकार बदली है वैसे ही हमारी विधानसभा के हालात वैसे हैं। इसलिए सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।